हेलो एवरीवन, वेलकम टू दर्पण एजुकेशन हब। और आज का हमारा वीडियो कंप्यूटर फंडामेंटल के एमसीक्यू क्वेश्चन पर बेस्ड है, जो कि जेसीसी सीजीएल का सामान्य ज्ञान पेपर थर्ड उसके सिलेबस पर बेस्ड है। और जितने भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है उसके लिए भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे। आज हम लोग इस वीडियो में डिटेल में सारा डिस्कस करने वाले हैं, तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। आपको अच्छा लगे तो आप लाइक, शेयर और कमेंट करें। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब करना ना भूले। सो लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो। तो जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 है और इसमें कहा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेकेंड लार्जेस्ट मेजरमेंट्स ऑफ रैम। रैम का वो कौन सा मेजरिंग यूनिट है जिसको सेकेंड लार्जेस्ट मेजरमेंट यूनिट माना जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है बाइट। तो आप यहाँ पे देख सकते हो बाइट क्या है, वो है करेक्ट आंसर। तो इसके बारे में आपको थोड़ा और भी बता दूं कि मेमोरी का जो मेजरिंग यूनिट होता है वो तो बिट से स्टार्ट होता है। तो आप जानते हो कि जो बिट होता है, जैसे मान लीजिए 1 बिट की बात करें, तो 1 बिट की बात करें तो 1 बिट में या तो 0 या तो 1 होता है। आप या तो 0 को या तो 1 को बिट बोल सकते हो, या तो ये बाइनरी नंबर्स भी आप इसको बोल सकते हो। इसी के बाद अगर आप बात करो इसका जो सेकंड वाला यूनिट है वो इससे बड़ा वो कौन सा है, तो अगर बात करो 4 बिट की, तो जब आप 4 बिट लेते हो तो इसका मतलब हो जाता है निबल। तो 1 निबल में आपके पास कितने बिट्स होते हैं, तो कॉम्बिनेशन ऑफ 4 बिट्स हो जाते हैं। इसी तरह से आप बात करो 8 बिट्स की, तो जब आप 8 बिट्स को मिलाते हो कॉम्बिनेशन ऑफ 8 बिट्स, तो वो बन जाता है 1 बाइट। इसी तरह से अगर आप आगे बढ़ते जाओगे इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो इसका जो नेक्स्ट होता है वो होता है केबी। तो 1 KB इज इक्वल टू 1024 बाइट्स हो जाते हैं। तो 1024 बाइट्स इज इक्वल टू, आप बोल सकते हो 1 KB, दैट इज किलो बाइट। और अगर आप बात करो कि 1 MB में कितना होता है, 1 MB में कितने होते हैं, तो आप ऐसे लिखो 1024 KB इज इक्वल टू 1 MB। तो अगर आप 1024 KB लोगे तो वो 1 MB बन जाता है। इसी तरह से आप आगे बढ़ो, ये आपका क्या हो रहा है, ये आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहा है इस तरह से। तो आप यहाँ पे ऐसे देख सकते हो केबी, एमबी के बाद आपका जीबी आ जाता है। तो 1 GB में कितने एमबी होते हैं, तो आप सिमिलरली ऐसे लिख सकते हो 1024 जो आपका एमबी है इज इक्वल टू 1 GB। इसी तरह से 1024 GB इज इक्वल टू 1 TB हो जाता है। तो 1 TB दैट इज टेराबाइट। उसके बाद आप ले सकते हो 1024 जो भी आप यहाँ पे टीबी ले रहे हो ना, तो टीबी मतलब टेराबाइट, तो ये हो जाता है 1 पेंटाबाइट। तो आप ऐसे याद कर सकते हो कि बिट में बिट मतलब 0 या 1 होता है, और कॉम्बिनेशन ऑफ 4 बिट्स मिलाकर 1 निबल हो जाता है। कॉम्बिनेशन ऑफ 8 बिट इज इक्वल टू 1 बाइट। 1024 बाइट्स लेने से 1 KB बन जाता है, एंड 1024 KB लेने से 1 MB बन जाता है। इसी तरह से 1000 MB लेने से 1 GB बन जाता है, एंड इसी तरह से 1024 GB लेने से 1 TB दैट इज टेराबाइट, एंड 1024 TB इज इक्वल टू 1 PB दैट इज पेंटाबाइट। तो ये आपका क्या है, ये आपका मेमोरी का मेजरिंग यूनिट है जो आपको याद होना चाहिए। इस क्वेश्चन में तो आपसे पूछा जा रहा है कि रैम के लिए जो सेकंड लार्जेस्ट मेजरिंग यूनिट है वो क्या है, तो इसका करेक्ट क्या हो जाएगा आंसर, तो वो हो जाएगा बी, दैट इज। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है वो क्वेश्चन नंबर 2 है, और प्रोग्राम स्टोर्ड इन रोम आर कॉल्ड एज। वो कौन सा प्रोग्राम है जिसको रोम में स्टोर किया जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है फर्मवेयर। तो फर्मवेयर जो है ऑप्शन नंबर डी वो करेक्ट होगा, फर्मवेयर। तो फर्मवेयर है क्या चीज, तो फर्मवेयर वो प्रोग्राम है जो कि एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी डिवाइस में स्टोर्ड होता है। ये एक तरह का क्या है, प्रोग्राम है। फर्मवेयर होता क्या है, तो इज अ टाइप ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम विच इज एम्बेडेड इन अ हार्डवेयर डिवाइस।
फर्मवेयर एक ऐसा प्रोग्राम है जो कि कंप्यूटर के हार्डवेयर में एम्बेड किया हुआ होता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट होता है कंप्यूटर के हार्डवेयर के लिए, और इसको स्टोर कहाँ किया जाता है? तो इसको नॉन वोलेटाइल जो मेमोरी होते हैं ना, नॉन वोलेटाइल, वो एक वोलेटाइल होता है मेमोरी और दूसरा होता है क्या? वो होता है आपका नॉन वोलेटाइल। तो वोलेटाइल जो मेमोरी होता है ना, वो टेम्पररी मेमोरी होता है। जैसे कि रैम है आपका, ये क्या है? ये आपका वोलेटाइल मेमोरी है। लेकिन रोम क्या है? तो रोम एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। तो नॉन वोलेटाइल जिसमें कि पहले से ही प्रोग्राम्स क्या होते हैं? स्टोर्ड होते हैं। तो रोम क्या है? तो नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। तो जितने भी नॉन वोलेटाइल मेमोरी है, जैसे कि आप बात करो रोम की, या आप बात करो ईपी रोम की, तो ये जो नॉन वोलेटाइल मेमोरीज हैं, या फ्लैश मेमोरी जो होता है, फ्लैश मेमोरी, तो फ्लैश मेमोरी ये भी क्या है? तो ये सब क्या है? नॉन वोलेटाइल मेमोरी डिवाइसेस हैं, जो कि क्या करते हैं? स्टोर करके रख सकते हैं जो फर्मवेयर है उसको। तो रोम एक ऐसा नॉन वोलेटाइल मेमोरी है जो कि एक प्रोग्राम को स्टोर करता है, और उस प्रोग्राम का नाम क्या है? वो है फर्मवेयर। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, वो होगा फर्मवेयर, ऑप्शन नंबर डी। अब हम आ जाते हैं, वो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन नंबर थर्ड। वी कैन मेक यूज ऑफ वाइल्ड कार्ड एंट्रीज सच एज इन विंडोज एक्सप्लोरर। हम इनमें से कौन से वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर एंट्रीज को विंडोज एक्सप्लोरर में यूज करते हैं? तो यूज करते हैं कौन सा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, वो है क्वेश्चन मार्क एंड स्टार का साइन, दैट इज स्टेरिस्क। तो आपका ऑप्शन नंबर जो सी है, वो आपका करेक्ट आंसर है। और मैं आपको बता दूं वाइल्ड कार्ड होता क्या है। तो वाइल्ड कार्ड जो होते हैं, वो एक तरह के सिंबल्स हैं। वाइल्ड कार्ड क्या है? तो वो सिंबल्स हैं। तो वो सिंबल्स जो कि हमें हेल्प करते हैं कि मान लीजिए एग्जैक्टली हमें मालूम नहीं है कि क्या सर्च करना है, या कैसे किसी फाइल को सर्च करें, तो हम वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर से गेस करके कुछ क्या करते हैं? इन सिंबल्स को यूज करके उसको सर्च कर सकते हैं। तो इसीलिए वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर विंडोज एक्सप्लोरर में यूज किया जाता है, जो कि क्वेश्चन मार्क और ये जो स्टार का साइन है, ये है। तो आपका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है? वो है क्वेश्चन नंबर 4। एनालॉग कंप्यूटर वर्क्स ऑन द सप्लाई ऑफ। देखिए, कंप्यूटर तो आपने पढ़ा होगा, डिजिटल कंप्यूटर। इसी तरह से क्या होता है? एनालॉग कंप्यूटर भी होता है। तो डिजिटल कंप्यूटर, एनालॉग कंप्यूटर, तो अभी यहाँ बात हो रही है एनालॉग कंप्यूटर की। तो एनालॉग कंप्यूटर वो कंप्यूटर होता है जिसमें कंटिन्यूअस इलेक्ट्रिकल जो चार्जेस होते हैं ना, पल्सेस होते हैं, वो चलते हैं। तो आपका इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज कंटिन्यूअस इलेक्ट्रिकल पल्सेस। तो आपका ये करेक्ट आंसर है। यहाँ पे क्या होता है? इलेक्ट्रिक जो होते हैं उसके चार्जेस होते हैं। और दूसरा क्या होता है? डिजिटल कंप्यूटर। तो डिजिटल कंप्यूटर क्या है? इट ऑपरेट्स ऑन डेटा। ये क्या करता है? डेटा पे काम कर, इट ऑपरेट्स ऑन डेटा। तो जो आपका डेटा है उसके ऊपर काम करता है, चाहे वो कोई लेटर हो, सिंबल्स हो, या कोई भी मैग्नीट्यूड्स हो, जिसको हम लोग बाइनरी के फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं। डिजिटल मतलब क्या होता है? जब वहां पे 0 और 1 के कॉम्बिनेशन में डेटा को स्टोर किया जाता है, तब आप उसको क्या बोलते हैं? ये बाइनरी नंबर है। और डिजिटल नंबर भी बाइनरी नंबर ही को कहा जाता है। तो ये आपका क्या हो जाएगा? तो ये डिजिटल कंप्यूटर में जो यूज किया जाता है बाइनरी फॉर्म्स, उसको कहा जाता है। तो दो तरह की कंप्यूटर्स यहाँ पे, एनालॉग और डिजिटल। डिजिटल में डेटा पे प्रोसेसिंग होता है, डेटा पे ऑपरेशंस होता है, और वो किस फॉर्म में होते हैं? लेटर्स और सिंबल्स के फॉर्म में होते हैं, और उसको बाइनरी के फॉर्म में एक्सप्रेस किया जाता है। और दूसरा क्या है? एनालॉग कंप्यूटर। और एनालॉग कंप्यूटर में क्या होता है? इलेक्ट्रिकल जो पल्सेस हैं, वो कंटिन्यूअस फॉर्म में वहां पे होते हैं। तो इसीलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, दैट इज कंटिन्यूअस इलेक्ट्रिकल पल्सेस। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। इसमें कहा जा रहा है कि एन इंटरनेट लाइक नेटवर्क विद इन अ कंपनी, द बेस्ट फिट विल बी। एक इंटरनेट जो कि नेटवर्क में ही है, किसी का कंपनी के, मान लीजिए मेरी कंपनी है, और इस कंपनी में हम एक नेटवर्क यूज कर रहे हैं, जो मेरा क्या है? एक तरह का प्राइवेट नेटवर्क है। तो हम इसको क्या कहेंगे? तो क्या हम इसे इंट्रानेट टेक्नोलॉजी रिसोर्स कहेंगे,
या हम उसे एप्लीकेशंस ऑफ इंट्रानेट्स कहेंगे या इंट्रानेट या एक्स्ट्रानेट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज इंट्रानेट्स। तो वो नेटवर्क जो कि विद इन किसी कंपनी में होता है उसको आप क्या बोलते हो, इंट्रानेट। और इंट्रानेट होता क्या चीज है, तो इंट्रानेट जो है वो एक लोकल रेस्ट्रिक्टेड कम्युनिकेशन नेटवर्क होता है। इंट्रानेट क्या होता है, तो ये एक लोकल, आप इसको बोल सकते हो क्या, इंट्रानेट को, कि वो एक लोकल रेस्ट्रिक्टेड, रेस्ट्रिक्टेड जिसको सब कोई एक्सेस नहीं कर सके, रेस्ट्रिक्टेड या प्राइवेट, प्राइवेट नेटवर्क होता है जिसमें कम्युनिकेशन होता है। तो वहां पे क्या होता है ना कि जब आप बात करो इंट्रानेट की, तो वहां पे www का जो सॉफ्टवेयर है उसकी मदद से ये नेटवर्क क्रिएट किया जाता है। स्पेशली ये एक प्राइवेट नेटवर्क होता है, विद इन किसी भी कंपनी में ये क्रिएट किया जा सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट हम क्वेश्चन में आ जाते हैं, वो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, जिसमें कहा जा रहा है अ टर्मिनल हैविंग लोकल प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी इज। तो वो कौन सा टर्मिनल है, टर्मिनल का जब भी आप बात करो तो टर्मिनल मतलब कंप्यूटर के पार्ट्स होते हैं, नोड्स होते हैं जिसको आप एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं नेटवर्क में। तो यहाँ कहा जा रहा है कि अ टर्मिनल हैविंग लोकल प्रोसेसिंग कैपेबिलिटीज इज, वो कौन सा टर्मिनल है जो कि आप यूज करते हो लोकल प्रोसेसिंग में, और तो वो कौन सा है। तो आप इसका आंसर बोल सकते हो कि उसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज इंटेलिजेंट टर्मिनल। मैं बता दूं इंटेलिजेंट टर्मिनल होता क्या है आपको। तो ये कंप्यूटर, जो हम बात करते हैं कंप्यूटर, कंप्यूटर का ही एक ऑपरेटिंग टर्मिनल होता है। कंप्यूटर का क्या होता है, ये ऑपरेटिंग टर्मिनल होता है। और जो ऑपरेटिंग टर्मिनल जो कि आपको क्या करता है तो ऑपरेटिंग टर्मिनल जो कि आपके जो डेटा है, डेटा को प्रोसेसिंग करता है, ठीक है, डेटा को प्रोसेसिंग करता है, कैरी करता है और सेंड कर देता है और रिसीव भी करता है। सीपीयू जो आपका सेंट्रल प्रोसेसर है, वहां तक आपके पास सीपीयू है, सीपीयू, और वहां तक क्या करता है इंटेलिजेंट टर्मिनल, वहां तक डेटा ट्रांसफर भी करता है, वो रिसीव भी करता है। तो ये काम किसका है, तो ये काम इंटेलिजेंट टर्मिनल का है, जो क्या करता है डेटा प्रोसेसिंग जो भी आपका है उसको कैरी करता है, और क्या करता है वो सेंड करता है, डेटा को सेंड करता है एंड वो रिसीव भी करता है। इसीलिए इसको कहा जाता है इंटेलिजेंट टर्मिनल। तो नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 7। और इस क्वेश्चन नंबर 7 में ये कहा जा रहा है विच पार्ट ऑफ द कंप्यूटर वो is used for calculating and comparing। इसमें से कौन सा कंप्यूटर का जो डिवाइस है या पार्ट आप बोलो, कौन सा यूनिट है जो कि कैलकुलेटिंग और कंपेयरिंग, कैलकुलेशन और कंपैरिजन जो कैलकुलेशन होता है उसके लिए यूज किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है ए, दैट इज ALU, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। इसको आप क्या बोलते हो, इसको आप बोलते हो अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। आप अर्थमेटिकल भी बोल सकते हो, अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट। तो ये एक ऐसा यूनिट है ना सीपीयू का, देखिए सीपीयू इज डिवाइडेड इनटू 3 यूनिट्स। एक तो ऊपर का हो जाता है, इसको आप बोलते हो मेमोरी यूनिट। दूसरा आपका हो जाता है, वो हो जाता है आपका कंट्रोल यूनिट। और एक और पार्ट होता है जिसको आप बोलते हो ALU, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। ये क्या है, CU, कंट्रोल यूनिट, मेमोरी यूनिट, कंट्रोल यूनिट एंड ALU। तो ये जब आपका डेटा जो है इनपुट यूनिट के थ्रू क्या होता है, वो जाता है सीपीयू के पास, तो वो होता है डेटा स्टोर हो जाता है मेमोरी यूनिट में, डेटा फ्लो करके आ जाता है CU में, कंट्रोल यूनिट में, एंड डेटा फ्लो होकर आ जाता है आपका ALU में। ALU में डेटा प्रोसेसिंग होता है, कैलकुलेशन होता है, जो भी आपका कैलकुलेटिंग का जो भी प्रोसेसिंग है वो सब होता है, आपका डेटा बन जाता है इंफॉर्मेशन। अगेन इट कम्स टू CU, वो CU के पास आता है एंड ये क्या करता है, ये MU में फिर से स्टोरेज कर देता है इंफॉर्मेशन। एंड थ्रू आउटपुट डिवाइस, जो भी आउटपुट यूनिट है आपका,
तो यहाँ पे आउटपुट यूनिट होता है और यहाँ पे इनपुट यूनिट होता है। तो आपका डेटा इधर से फ्लो करता है, ये एरो बता रहा है कि डेटा फ्लो हो रहा है। अब फ्लो होने के बाद जो आपका सीपीयू है, सीपीयू में 3 यूनिट्स होते हैं, एमयू, सीयू और एएलयू। एमयू मेमोरी यूनिट है जिसमें डेटा स्टोर हो रहा है, स्टोर होने के बाद सीयू के पास आता है एंड सीयू के बाद वो एएलयू के पास आता है फॉर कैलकुलेशन। तो आपका ये काम क्या है, एएलयू का काम क्या है, तो एएलयू का काम है टू कैलकुलेट और कंपेयर जो भी आपका प्रोग्राम है उसको, डेटा को। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा एएलयू। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। इसमें कहा जा रहा है प्रोग्राम एग्जीक्यूशन टाइम वुड बी मिनिमम इफ द प्रोग्राम्स वर रिटन इन विच लैंग्वेज। अगर आप प्रोग्राम बना रहे हो, कोई भी प्रोग्राम है और उसको रन कर रहे हो अपने सिस्टम में, तो ऐसा कौन सा प्रोग्राम है, इसमें से कौन सा लैंग्वेज है जिसपे प्रोग्राम बनाने से आपका प्रोग्राम बहुत ही कम टाइम लेगा, रन करने में बहुत कम टाइम लेगा, मिनिमम टाइम लेगा। तो हम जानते हैं कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में 3 लैंग्वेजेस होते हैं, एक मशीन लैंग्वेज होता है, एक असेंबली लैंग्वेज होता है और एक हाई लेवल लैंग्वेज होता है। मशीन लैंग्वेज 0 और 1 को कहा जाता है। तो 0 और 1 का जो कॉम्बिनेशन जो होगा वो क्या है, वो आपका मशीन लैंग्वेज है, बाइनरी नंबर्स हैं। तो आप सबको मालूम होना चाहिए कि मशीन लैंग्वेज ही एक ऐसा लैंग्वेज है जो कंप्यूटर डायरेक्टली अंडरस्टैंड कर लेता है, उसको ट्रांसलेटर की भी जरूरत नहीं पड़ती। तो इसीलिए अगर आप मशीन लैंग्वेज में प्रोग्राम्स बनाते हो तो आपका प्रोग्राम का जो एग्जीक्यूशन टाइम है वो सबसे कम होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है मशीन लैंग्वेज। तो आपका ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम आ जाते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है और क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा जा रहा है अ प्रोग्राम यूज्ड टू डिटेक्ट ओवरऑल सिस्टम मेल फंक्शन इज। अगर आप सिस्टम पे काम कर रहे हो और आपके सिस्टम में किसी तरह का मेल फंक्शन हो गया, किसी तरह का प्रॉब्लम हो गया, सिस्टम में कोई खराबी हो गई, कोई भी प्रॉब्लम हो गया सिस्टम में, तो आप क्या करते हो, वहां पे उसको डिटेक्ट करने के लिए क्या किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है सिस्टम डायग्नोस्टिक्स। तो ऑप्शन नंबर ए ये आपका करेक्ट आंसर है, सिस्टम डायग्नोसिस। तो ये सिस्टम डायग्नोसिस होता क्या है एक्चुअली में, तो सिस्टम डायग्नोसिस जो है ये एक कंप्यूटर का यूटिलिटी है। ये क्या है, ये कंप्यूटर का एक यूटिलिटी है, एक फीचर है। तो ये क्या करता है आपको, तो ये आपको हेल्प करता है कि आप अपने सिस्टम में क्या करो, जो भी प्रॉब्लम्स हैं उसको टेस्ट कर सको, उसको सर्च कर सको। तो ये क्यों यूज किया जाता है, इट इज यूज टू टेस्ट अ कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम को चेक करने के लिए सिस्टम डायग्नोस्टिक यूज किया जाता है। और ये किस पर्पस में यूज किया जाता है, क्यों यूज किया जाता है, टू आइडेंटिफाई वीक पॉइंट्स। जो भी आपके सिस्टम में अगर कुछ मेल फंक्शन हो गया है, कुछ प्रॉब्लम हो गया है, कुछ खराबी हो गई है, तो सिस्टम डायग्नोस्टिक्स करता क्या है, वो एक ऐसा फीचर है, एक ऐसा यूटिलिटी है जो कि आपके सिस्टम में कौन-कौन सा प्रॉब्लम है, वीक पॉइंट्स क्या-क्या हैं, जो भी आपके सिस्टम में काउज़ हो रहा है, प्रॉब्लम हो रहा है, उसको क्या करता है, वो आइडेंटिफाई करता है। ये क्या करता है, इट आइडेंटिफाइज, इट आइडेंटिफाइज व्हाट, क्या आइडेंटिफाई करता है, तो ये आइडेंटिफाई करता है कि आपके क्या क्या वीक पॉइंट्स है, आपके सिस्टम में क्या वीक पॉइंट्स है, क्या प्रॉब्लम्स हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको वो क्या करता है, आइडेंटिफाई करता है एंड डिटरमाइन भी करता है कि इसका क्या काउज है, ये ऐसा क्यों हो रहा है, इस प्रॉब्लम का क्या रीजन है, उसको आपको डिटरमाइन करता है एंड आपको असिस्ट करके जो भी सेटअप है उसको करके आपके प्रॉब्लम को ये फिक्स करने में क्या करता है, हेल्प करता है। तो इसका करेक्ट आंसर आपने देख लिया है, वो क्या होगा क्वेश्चन नंबर 9 का, वो है ए, सिस्टम डायग्नोस्टिक। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ये लास्ट क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में है कहा जा रहा कि कैश मेमोरी एक्ट्स बिटवीन। तो आप जानते हो कि कैश मेमोरी क्या है, ये एक तरह का मेमोरी है, एक सेमीकंडक्टर मेमोरी होता है। लेकिन कैश मेमोरी में यहाँ पूछा जा रहा है कि जो कैश मेमोरी है वो किसके किसके बीच में एक्ट करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा वो है आपका करेक्ट ऑप्शन नंबर सी, दैट इज सीपीयू एंड रैम। तो सीपीयू और रैम जो है उसके बीच में वो क्या करता है, एक्ट करता है। और मैं आपको बता दूं कि कैश मेमोरी क्या है,
ये एक टेम्पोररी मेमोरी है। टेम्पोररी मेमोरी है और ये क्या करता है, ये आपको आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो, ऑफिशियली इसको जो कैश मेमोरी है इसको सीपीयू कैश मेमोरी के नाम से भी जाना जाता है। एंड आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो कि ये एक सेमीकंडक्टर मेमोरी है। एंड इसके बारे में और चीज क्या है कि कैश मेमोरी एक ऐसा मेमोरी है जो बहुत ही क्विकली इंफॉर्मेशन को एक्सेस करता है एज कंपेयर टू कंप्यूटर का जो मेन हार्ड ड्राइव होता है ना उसके। एंड आप ऐसे भी बोल सकते हो कि ये एक एक्सट्रीमली फास्ट मेमोरी है जो कि रैम से भी फास्ट चलता है। एंड आप इसके बारे में और क्या बोल सकते हो कि रैम जो है ना, रैम, आपके पास रैम है, आपके पास सीपीयू है, तो रैम और सीपीयू के बीच में ये क्या करता है, एक तरह से इंटरफेस बनाता है। तो रैम और आपका जो सीपीयू है उसके बीच में कौन है, तो कैश मेमोरी है। तो ये एक इंटरफेस बनाता है। तो ये आपका क्या है, ये मेन मेमोरी को एक्सेस करने में हेल्प करता है, बहुत ही फास्ट मेमोरी होता है। और ये है हमारा लास्ट क्वेश्चन और इसका करेक्ट आंसर आपने देखा क्या है, सीपीयू एंड रैम। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप जरूर से मेरी वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।